नमस्कार दोस्तों। अभी तक आपको लगता होगा कि जज साहब जो कुछ भी बोलते हैं उनको आदर्श वाक्य मान लेना चाहिए, क्योंकि हमारे मिलॉर्ड ने बोला है। हमारे मिलॉर्ड तो कुछ गलत बोल ही नहीं सकते। हमारे मिलॉर्ड तो कोई पक्षपात कर ही नहीं सकते। हमारे मिलॉर्ड तो जो कुछ भी बोलेंगे न्याय सम्मत ही बोलेंगे, कानून के साथ ही बोलेंगे, लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए ही बोलेंगे, ऐसा लगता है। बल्कि काफी दफे ऐसा लगता है कि हां मिलॉर्ड हमारी आपकी रक्षा के लिए, हमारी आपकी न्याय के लिए बैठे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मिलॉर्ड हमारी आपकी रक्षा के लिए नहीं बैठे हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मिलॉर्ड अपने पर्सनल लाइक और डिसलाइक के हिसाब से कुछ बोलते, कुछ करते, कुछ कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मिलॉर्ड कहीं किसी दूसरे के हाथों खेल तो नहीं रहे हैं। जी, मैं आज बात कर रहा हूं बाबा रामदेव को लेकर और उनकी जो कंपनी है पतंजलि, उनको लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने टिप्पणी की है उसकी मैं बात कर रहा हूं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि टिप्पणी करने का अधिकार मिलॉर्ड को है, लेकिन कैसी टिप्पणी करने का अधिकार है? ऐसी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है जो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ हो। और अगर इस बात का भान हमारे मिलॉर्ड को नहीं है तो यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आता है। मैं यह बात क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि स्वयं भारत के सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश है कि जज कोई राजा नहीं है, जज कोई देवता नहीं है जो उनको सब कुछ करने का अधिकार है। जनतांत्रिक देश में प्राकृतिक न्याय की रक्षा करना यह जजों की जिम्मेदारी है। और उस वक्त जजों को यह ख्याल रखना चाहिए कि कहां बारीक लाइन हमें खींचनी है, कौन सी लक्ष्मण रेखा है जिसे हमें पास नहीं करना है, क्रॉस नहीं करना है, लांघना नहीं है। लेकिन जज साहब ने, मिलॉर्ड ने लक्ष्मण रेखा, शायद ऐसा प्रतीत होता है कि लांघ दी है। मैं बात कर रहा हूं रामदेव को लेकर के और पतंजलि के प्रोडक्ट को लेकर के। जिस प्रकार से हमारे जज साहब ने टिप्पणी की कि आप जो भ्रामक कैंपेन कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट का जो विज्ञापन दे रहे हैं, अगर वो सच साबित हो गया कि आप भ्रामक विज्ञापन दे रहे हैं तो मैं 1-1 करोड़ का मुआवजा लगाऊंगा, 1-1 करोड़ का मुआवजा लगाऊंगा। जिसकी याचिका पर यह टिप्पणी की गई है वो संस्था अपने आप में कितनी साख विहीन है, उसका मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। जिनकी याचिका पर यह टिप्पणी की गई, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बहुत पुरानी संस्था नहीं है। सबसे पुरानी संस्था, जब इस देश को इंडिपेंडेंस भी नहीं मिला था, उस वक्त की संस्था थी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, डीएमए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तो बाद में प्रकाश में आया। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन एक पुरानी संस्था है, वो भी पैरेलल चल रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी एक संस्था है जो डॉक्टरों की संस्था है, जो डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए, डॉक्टरों की रक्षा के लिए, लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए एक ऐसी नैतिक संस्था है जो काम करती है, डॉक्टरों के लिए, आम लोगों के लिए काम करती है। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक प्राइवेट, एक निजी संस्था है जिसको डॉक्टरों ने मिलकर के निर्माण किया है, जिसका निर्माण किया है। वो मेडिकल एसोसिएशन, मैं हैरान हूं कि उस मेडिकल एसोसिएशन में सिर्फ एलोपैथी डॉक्टर के ही लोग क्यों हैं, एलोपैथी सेवा से ही जुड़े हुए डॉक्टर क्यों हैं? डॉक्टर तो दूसरे सेवा के भी हैं
और इसकी मान्यता है और आज से नहीं पुरानी मान्यता है। लेकिन कैसे एक लॉबी के दबाव में एक एसोसिएशन बना और कैसे दूसरे विधा के डॉक्टरों को उन्होंने हास्य पर ढकेल दिया, यह काम कालांतर में इस एसोसिएशन ने किया है। और इस एसोसिएशन को अब लगता है कि उनकी दाल गलने वाली नहीं है। चारों तरफ से अब उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी फ्रॉड फार्मा के दबाव में यह एसोसिएशन करता रहा है आज तक, अब उनकी पोल खुलने वाली है। क्योंकि पूरे देश में एक जागृति आ रही है, जन जागृति हो रही है। औषधि के बारे में, आहार के बारे में, विचार के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में यह जागृति आ रही है। और यह जागृति फैलाने का काम बाबा रामदेव भी बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, अन्य लोग भी कर रहे हैं, श्री श्री रविशंकर भी कर रहे हैं। सदगुरु का मैं नाम नहीं लूंगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से वो गाइडेड हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा।